हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का हिंदी का जो सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है। इसका जो पार्ट 1 है हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसके आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपको क्या हो जाए, फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो हम फर्स्ट पार्ट ये सभी जो क्वेश्चंस है मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो लिटरेचर का था उसे स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो खंड ख है वर्णात्मक प्रश्न हमें स्टार्ट करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे चारों ही प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के कारण वह उसे नहीं सीख पाई। इसीलिए रेखा को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया, जब वह घर आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई थी। तो देखो, आप हमें यहाँ पे 30-40 शब्दों में लिखना है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि लेखिका उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के कारण वो उसे नहीं सीख पाई तो भी चल जाएगा। और अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप ये भी लिख दीजिए कि मौलवी रखा था, लेकिन जब वो पढ़ाने आते थे, जब घर के आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। ख, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को समझाइए। ये देखो, हीरा का जो ये कथन था कि इस लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, प्रेमचंद्र के आपको दृष्टिकोण बताना है कि वो एक्चुअल में क्या सोच रहे थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कहा गया है। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी जाती है। तो क्या व्यक्त होता है इससे कि जो महिलाओं के साथ या स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता। दुर्व्यवहार का मतलब है कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है, घरेलू हिंसा होती है उन लोगों के साथ में। तो इसके बारे में जो है प्रेमचंद जी है वो बताना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गए थे, किस कारण बिछड़ गए थे। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। देखिए क्या आंसर होगा। रंगकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इसीलिए वे अपने साथियों से बिछड़ गया। यहां तक भी लिख सकते हैं। अकेले में रास्ता भूल गया, वे रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे और वहां से उन्हें वापस आना पड़ा। तो रास्ता क्यों भूल गया? क्योंकि जो उनका घोड़ा था वो थक कर धीरे चलने लगा, और जब धीरे चलने लगा, क्योंकि उनका घोड़ा थोड़ा सा आलसी था, सुस्त था, वो धीरे चल रहा था, जिससे कि वो अपने बाकी साथियों से क्या हुए थे, पिछड़ गए थे। और पिछड़ने के कारण क्या हुआ, जब अकेले रह गए तो वो अपना रास्ता भूल गए। रास्ता भूलकर वो क्या हुए, 1-1.5 किलोमीटर गलत रास्ते पे चले गए, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। इसीलिए क्या हुआ गया था, वो मार्ग भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ऐसी कौन सी घटना थी जो सालिम अली के जीवन को ही बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। जब ये आप चैप्टर रीड करते हो तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ चारों ही क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनमें से 3 आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। देखिए क्या कहा गया है। एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो क्या कहा कि सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया, एक चिड़िया क्या हुई थी, घायल होकर गिर गई थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। अब यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आगे, वे गोरैया के देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। मतलब उनको किस तरह उसकी केयर की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, इसी खोजबीन में जुट गए। और उसके बाद उन्हें पूरे पक्षी संसार की ओर उनका ध्यान, रुचि है जो पक्षी संसार की तरफ जुड़ गए, इसलिए वो पक्षी प्रेमी भी बन गए। क्या हुआ देखो, समझ में आया, एकदम समझ लो ना स्टोरी। क्या हुआ, एयर गन जब चला रहे थे बच्चे जो खेलते हैं ना, उससे क्या हुआ, जो गोरैया थी, चिड़िया उड़ रही थी, वो घायल हो गई। इसी से उनकी जो दिशा है, जो सोच है, वो बदल गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पाठ के आधार पर 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे भी 25 से 30 शब्दों में है और 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कामकाजी बच्चों के साथ कार्यस्थल पर कैसा व्यवहार किया जाता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखो क्या आंसर है इसका। काम पर
काम करने वाले बच्चों के साथ कारखानों में, कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें बात बात पर, जरा सी गलती पर डांटा फटकारा जाता है, मारा पीटा जाता है। अनजाने में हुए नुकसान के दंड स्वरूप उनकी मजदूरी भी काट ली जाती है। तो देखो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता, क्योंकि बच्चे हैं, अपने हक के लिए बोल नहीं पाते। तो अगर छोटी छोटी गलती करते हैं तो उनको डांट फटकारा जाता है, मारा पीटा जाता है, और दंड के स्वरूप में उनको जो मजदूरी मिलती है वो भी काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ख किसके शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई है? किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? कैदी और कोकिला पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अंधकार, अंधेरा। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार और अंधेरा। तो किसके शासन की तुलना तम या अंधकार से प्रभावित हुई है या प्रभाव से की गई है, क्यों? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या आंसर होगा। अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से किया या तम के प्रभाव से किया? तो पहले तो किसके तुलना की है? अंग्रेजी शासन की, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह ही काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। तो देखो सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की शासन प्रणाली जो थी, कवि ने उसे तम के प्रभाव से की है, क्योंकि जो उनकी अंग्रेजों की सरकार की कार्यप्रणाली थी वो एक अंधकार में थी। उस वहाँ बिल्कुल अन्याय ही, देखो अंधेरे में क्या होता है? गिर जाते हैं, एक तरह से अन्याय होता है ना। तो उसी तरह से क्या किया जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ अन्याय ही अन्याय था, गलत बातों को ही सहमति मिलती थी, इसीलिए वो क्या थी? अंधकार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। रस खान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? सवैये के आधार पर उत्तर दीजिए। तो रस खान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों के निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। तो देखिए किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। रस खान श्री कृष्ण के प्रति अगाध आस्था और लगाव रखते थे। वे अपने आराध्य से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते थे। इन वस्तुओं को पाने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार थे। वे लकुटी कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य, उनकी गाय चराने के बदले 8 सिंधियों और 9 निधियों का सुख छोड़ने को तैयार थे। तो रस खान इतना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से कि वो उनकी सेवा के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे पूजा करने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। देखो वो उनकी लुकटी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज्य है, उनकी गाय चराने के लिए, गाय चराने के बदले 8 सिंधिया और 9 निधियों का सुख भी वो छोड़ना चाहते थे। मतलब वो इतना अनन्य प्रेम, मतलब गहरा प्यार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? मेघ आए पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो मेघ रूपी जब मेहमान आए तो वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे। मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगी, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। पेड़ अपने संतुलन खो देते हैं, कभी उड़ते हैं तो कभी झुक जाते हैं। नदी और तालाब में पानी उथल पुथल होने लगती है, नदी के तालाब पानी में उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है और अंत में आसमान में बिजली कड़कने के साथ साथ वर्षा होने लगती है। तो मेघ का मतलब ये कि जब बारिश होने वाली होती है तब क्या होता है? तो देखो क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है, दरवाजे खिड़कियां खुलने, मतलब कुछ अगर आपको चैप्टर का थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप आंसर इजीली कर सकते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है, पेड़ का संतुलन हो जाता है कि हवा से कभी झुक रहे हैं कभी उठ रहे हैं। जो समुद्र और नदी के अंदर पानी है वो क्या है, उसमें हवा के कारण क्या है, उसमें भी उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी क्या है, झुकने लग जाता है। और आसमान में क्या होता है, बिजली कड़कती है और उसके बाद में वर्षा होने लग जाती है। अब यहाँ पे हमारा खंड जो 12 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो 13 क्वेश्चन है यहाँ पर। पूरक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 50 से 60 शब्दों के अंदर 2 प्रश्नों के 3 प्रश्न दिए गए, 2 प्रश्नों के, और 4 नंबर का जो है 1 प्रश्न है। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे और राम स्वरूप अपनी बेटी की उस शिक्षा को छुपाते थे। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी है? रीढ़ की हड्डी के पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो देखो गोपाल दास क्या कर रहे हैं, विवाह को बिजनेस मान रहे हैं, जबकि राम स्वरूप क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपा रहे हैं। तो जहां तक हमें लगता है दोनों ही अपराधी हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे। दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी ने अपने विवाह बिजनेस की तरह किया है, मतलब उन्होंने क्या किया, विवाह को क्या मानते हैं, वो बिजनेस मानते हैं। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह कराकर ऐसी पुत्रवधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो कि ऐसी पुत्रवधू चाहते थे जो उनके इशारों पर चले, और उनके लिए ये क्या है, एक सौदा है। दूसरी तरफ राम स्वरूप जी
अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उन्हें इस बात पर गर्व भी है, परंतु उसके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उसकी मजबूरी है, परंतु ये तर्कसंगत नहीं लगता। घर में ऐसी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार हो जाते हैं जहां उनकी पुत्री और उनकी शिक्षा का कोई मोल न हो। इस तरह स्वयं समाज को बदलना और बाद में स्वार्थ, हित और मजबूरी से उनकी संकीर्णता में शामिल होना, ये देखो 2 बार लिखा गया, शामिल होना और उस पर झूठ बोलना गलत बात है। देखो क्या वो पढ़ा तो रहे हैं, उसको अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन वो इस बात से डर भी रहे हैं, इसे छुपा भी रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं समाज को हमने क्या कर रखा है, कुछ बाउंडेशन हमें जो पहले की रूढ़िवादिता थी उसी को ये अभी तक अपनाते आ रहे हैं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गोपाल दास जी और रामस्वरूप जी दोनों ही क्या है, गलत हैं। आइए करते हैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो कौन सा चैप्टर, इस जल प्रलय का जो चैप्टर है उसमें से आपको मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों, इसके बारे में बताना। तो देखिए क्या आंसर है यहाँ पर, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। कि बाढ़ आ रही है तो बाढ़ का पानी उफान के साथ में आता है, उसे क्या कहा जाता है, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल में अपनी भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस आगे और बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था, उन्हें बेघर कर मौत की नींद सुला दिया था। तो देखो बाढ़ का जो पानी होता है बहुत तेज बहाव के साथ में होता है और जो उस पानी की चपेट में आता है वो सबको बहा ले जाता है, इसीलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गैप लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो जो लेखिका की नानी की आज़ादी में किस तरह की पार्टिसिपेशन रही थी उसके बारे में बताना है। तो एक्चुअली डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो नहीं थी, उन्होंने कोई सीधा तो कोई ऐसे आंदोलन नहीं किया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या आंसर होगा, वह प्रत्यक्ष रूप से ही भले कोई आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेवारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि कोई अंग्रेजों की चटुकारी करने वाला। मतलब देखो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भाग नहीं लिया, लेकिन वो दिल से हमेशा इस लड़ाई में, आंदोलन में भाग लेना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री की जो शादी है उसका जिम्मेवारी स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी और कहा कि वो एक ऐसे इंसान को चुने जो क्या हो, एक सिपाही हो, देश के लिए लड़े, ना कि वो कोई अंग्रेजों की गुलामी करे। ऐसा उसे नहीं चाहिए था, उसे एक सिपाही चाहिए था। तो यही बात प्रूव करती है कि वो कितना उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पे निबंध लिखने हैं, विषय पे अनुच्छेद लिखना है। तो 3 टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा है विज्ञान के चमत्कार। तो ये आपको इजीली जब आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको वहां से सॉल्व करवा दूंगी। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम कर लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत ही आसान है, विज्ञान के चमत्कार भी आसान है, गुरु शिष्य परंपरा ये भी आसान है। देखो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है तो इजीली हो जाएगा। अब हम इसके आगे का क्वेश्चंस करते हैं जहां पे शायद आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में 2 ऑप्शन है, अथवा दिया गया है। देखो क्या, उन तीनों निबंध में से एक लिखना है आपको। आप रजत या रजनी हैं, आपके क्षेत्र में जगह जगह कूड़े या गंदगी का ढेर लगा हुआ है जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसकी सूचना देते हुए प्राप्त कदम उठाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को 100 शब्दों में पत्र लिखना है, 5 नंबर का है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम नई दिल्ली, दिनांक 4/3, जो उस दिन एग्जाम की डेट होगी वो आप लिखेंगे। मोहल्ले में सफाई के विषय में, उसके बाद महोदय। देखो क्या लिखा गया है, हम यहाँ से देखते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं चंद्र विहार में रहता हूँ और बहुत ही दुख और चिंता के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी बुरी और बदहाली से फैला हुआ है। इस वजह हम सबका जीना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले में कचरे का डिब्बा न होने के कारण लोग घर के सामने कचरे के ढेर लगा रहे हैं। चारों ओर गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खी और मच्छरों ने घर बना दिया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। आपसे मेरी विनती है कि हमारे मोहल्ले में जल्दी से जल्दी सफाई करवाने की व्यवस्था करें, इससे हम सब स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप लड़की है तो रजनी, अगर आप मेल हैं तो आप लिख देंगे रजत। तो इसका एक स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको एक इसका छोटा साइज में आपको दिखा देती हूँ जिससे आप एक स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखो अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके अंदर पूरा पैटर्न दिया गया है। नीचे सिर्फ रजत और रजनी लिखना है। पहले अच्छे से समझा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके अथवा में दिया गया इन दोनों में से आपको एक करना है। आप संजय या संजना हैं। योग जीवन के लिए परम आवश्यक है। जीवन में योग के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को अपनाने के लिए 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए कि वो योग को अपनाए। इससे रिगार्डिंग आपको एक पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को। आप संजय या संजना हैं। तो आइए, ये भी 5 नंबर का है, इन दोनों में से एक करना है। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो देखिए, जब भी हम पत्र लिखते हैं, अगर कोई घरेलू पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र है इसमें, तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया B25 डिवाइडेड बाय 5 ज्वालापुरी नांगलोई नई दिल्ली। उसके बाद में हमने यहाँ लिख दिया और उसके बाद दिनांक लिख दिया। अब आपके भाई का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे, क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं किया गया तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? देखो, प्रिय राघव, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अच्छे होगे। मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने लिखा था कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द रहता है जो दवाइयों खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यदि तुम योग करोगे तो तुम्हारे शरीर में दर्द कुछ समय में ही ठीक हो जाएगा। तुम पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाओगे। योग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। योग बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने में सफल रहा है। तो मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम रोजाना योगा करो और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। उसके बाद में तुम्हारा भाई संजय या संजना, आप यहाँ पे संजना भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो अगर लड़की हो तो आप संजना लिख दीजिएगा। तो इस तरह में कुछ भी ऐड कर दो, थोड़ा हटा भी दो, थोड़ा कम भी कर दो, थोड़ा ऐड भी कर दो। तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको जब रिवाइज करोगे तो इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। पहला सुख निरोगी काया नियमित व्यायाम करने की आदतों पर ही निर्भर है। इस विषय पे 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। क्या कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया नियमित व्यायाम करने की आदतों पर ही निर्भर है। इस पर 100 शब्दों में आपको अपने एक लघु कथा लिखनी है। तो लघु कथा में कुछ भी लिख सकते हो कि ऐसे भी एक व्यक्ति था, वो एक्सरसाइज नहीं करता था, मोटा हो गया था और उसके बाद में जब उसने एक्सरसाइज करने लगी तो वो ठीक हो गया। तो इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। लघु कथा क्या आपकी काल्पनिक होती है। लघु कथा हमेशा क्या होती है, काल्पनिक होती है। आपको उसको विचार करना है कि आप क्या लिख सकते हैं, वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह की एक छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है, आप चाहे तो कुछ और भी ऐड उसमें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 16 क्वेश्चन। तो देखो किस तरह से हम लिख सकते हैं। एक अमीर परिवार का एक युवक अपने मोटापे से बहुत परेशान था। उसका वजन था जो समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे सही तरीके से व्यायाम, यहाँ पे थोड़ा सा व्यायाम गलत लिखा गया है, यहाँ से इस तरह से लिख दीजिएगा, व्यायाम करने और संतुलित भोजन करने की सलाह दी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उस युवक ने संतुलित भोजन, हेल्दी लाइफस्टाइल और व्यायाम से अपना वजन कम कर लिया। सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो देखो बहुत ही आसान सी मैंने सिंपल शब्दों में, एकदम साफ साफ और सिंपल शब्दों में बनाई है। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन कीजिए, कुछ इसके अंदर हटाना चाहते हैं तो कुछ लाइन्स हटा के कुछ नई ऐड ऑन कर दीजिए। हमें क्या है, सिर्फ उसके बारे में बताना है कि व्यायाम करना जरूरी था। तो वो हेल्दी था, वो व्यायाम नहीं कर रहा था इसलिए मोटा था, और हेल्दी नहीं था इसलिए उसको क्या कहा है कि व्यक्ति ने उसको सलाह दी। कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक शॉर्ट स्टोरी यहां बनाई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इसके अथवा में कहा गया है, अगले महीने आपका जन्मदिन है। अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। आपको क्या लिखना है, ईमेल लिखनी है। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ईमेल लिखनी है या फिर एक लघु कथा लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो हम ईमेल किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं प्रेषक फ्रॉम, थोड़ा इंग्लिश यूज होगा क्योंकि ईमेल आईडी इंग्लिश में ही होती है। हमने यहाँ पे xyz@abc.com बना दिया, कुछ भी बना सकते हैं आप। ये जीमेल भी लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज प्रेषित POE@gmail.com, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फिर प्रतिलिपि CC आपको लिखना है और HYJ@gmail.com। उसके बाद गोपनीय BCC होता है, ये तो फिक्स है, ये आपको याद ही कर लेना है। हर ईमेल में आप ये लिखेंगे WK@gmail.com। उसके बाद विषय क्या है, पार्टी का निमंत्रण, क्या देनी है, पार्टी देनी है ना, इसीलिए आपको नहीं उसको ईमेल कर रहे हो। उसके बाद अभिवादन, तो उसका नाम लिख दीजिएगा कि प्रिय राकेश। अब देखो अब क्या है, मुख्य विषय वस्तु लिखनी है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है जिसका समय रात 10 से 12 बजे तक है। आपको इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है। और उसके बाद मुकेश या जो भी नाम दिया जाए। तो देखो किस तरह से थोड़ा सा आपको उसका पैटर्न समझ लीजिए। कुछ लाइन फिक्स है और यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट मैटर जो ज़रूरी है वो चीज़ें लिखनी है। लास्ट में आपको लिखना है कि आपको बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है और डियर मुकेश, या हस्ताक्षर जो होते हैं यहाँ पे साइन लिखा होता है वहाँ पे मुकेश। आप इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा इसके अंदर देखो दिखाया गया है। ये जो बातें यहाँ पे दी गई है, ये वाली बातें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें प्रेषक, प्रेषिती,
प्रतिलिपि, गोपनीय, विश्व और अभिवादन, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। XYZ वहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। विषय आप उस समय आपको जो पता चलेगा ईमेल का वो विषय लिख देंगे, और नाम अगर दिया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी विषय वस्तु लिखने की किस बारे में है, लास्ट में समापन लिखना है कि आप उसमें क्या चाहते हैं, और लास्ट में आपका नाम लिख देंगे जो भी दिया गया है, अदरवाइज कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगर इसके अलावा भी आप निबंध भी चाहते हैं कि मैं निबंध का भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, नेक्स्ट बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कहा गया है। निबंध प्रतियोगिता के संदर्भ में अपने सहपाठी से बातचीत करते हुए 80 शब्दों का एक आकर्षक संवाद लिखिए। तो क्या है, एक निबंध प्रतियोगिता है, उसमें क्या करना है, अपने सहपाठी के साथ 80 शब्दों में बात। संवाद क्या होता है, जब दो लोगों की बात की जाती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि दो आकर्षक संवाद, मतलब आकर्षक संवाद तो कि आप अच्छे से लाइन से यूज करें, लेकिन आपको संवाद लिखना है कि दो लोगों की बात हो रही है, दो मित्रों की बात हो रही है, किस तरह से बात करेंगे। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मित्र का नाम नहीं लिखा गया तो हम मित्र 1 और मित्र 2 कर देते हैं। हम राम, रमेश कुछ भी कर सकते हैं। तो मित्र 1 ने क्या कहा, मोहन, जैसे मोहन तुमने विद्यालय में होने वाली निबंध प्रतियोगिता के बारे में सुना है। मित्र, हाँ श्याम, हमारी कक्षा अध्यापिका ने हमें इसके बारे में बताया है। मित्र 1, तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे। मित्र 2 क्या कहता है, हाँ मैं जरूर भाग लूंगा, मुझे निबंध लिखना बहुत पसंद है। अब मित्र 1 क्या कहता है, मैं भी भाग लूंगा। अब इसके आगे देखो क्या कहा गया है। मित्र 2, हाँ ठीक है लिखवा देंगे, मैं भी भाग लूंगा, हाँ ठीक है लिखवा देना, इस बार हमें बहुत मजा आएगा भाई, मैं भी अपने अध्यापिका को नाम इसके अंदर लिखवा दूंगा। अब मित्र 1, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिता हो रही है। मित्र 2 क्या कहता है, कल हम दोनों जाकर नाम लिखवा देंगे। मित्र 1, हाँ ठीक है, कल सुबह ही नाम लिखवा देंगे। तो इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं कि किस बारे में निबंध है, तुम कहाँ से पढ़ोगे। मैंने तो एकदम इजी शब्दों में साथ किया, जिससे कि क्या हो, संवाद भी हो जाए और आपको लर्न भी हो जाए। इसमें ये लिख सकते हो कि क्या निबंध है, तुम कौन सी किताब से पढ़ोगे, मुझे भी वो किताब दे देना, तुमने कहाँ से वो किताब ली, और इस निबंध में हम क्या लिख सकते हैं। इस तरह कोई भी आप टॉपिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और अपना जो आंसर है वो यहाँ पर कर संवाद जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें सब लाइंस दी गई हैं। तो लाइंस आप जरूरी नहीं है कि देखो कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम में कॉपी पेस्ट करें। आपको क्या करना है, इनको समझना है, और इसमें सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि आपको जब एग्जाम आए तो आपको पता हो कि आपको वहां पे क्या क्या लिखना है। तो संवाद में आपको इस तरह से लिखना है, और अपना जो भी वो उसमें निबंध की जगह कुछ और दे सकते हैं, कोई किसी चीज की और बातचीत दे सकते हैं। तो आपको इस तरह से हाय हेलो, पहले तो 2-4 शब्दों में ये 2-4 लाइन इसी तरह से कर दीजिएगा। कम से कम आपको क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा, बस मेरा ये चाहती हूँ मैं। अब हम देखते हैं जो 17 क्वेश्चन का अथवा वाला भाग है। आपके विद्यालय में होने वाली खेल प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए 80 शब्दों में एक सूचना लिखनी है। आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, सूचना लिखनी है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको वो जो निबंध भी लिखवाना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे जो ये चैनल है इस पर सभी सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। आप प्लीज देखिए, फुल वीडियो भी मिल जाएगा आपको, शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा। जैसे इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, इसका फुल वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वोदय विद्यालय जनकपुरी, जो आपका स्कूल का नाम है आप वो लिखेंगे, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक, जिस तारीख को एग्जाम है उस तारीख की दिनांक लिखेंगे। अब किसके बारे में है, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। अब देखो जब यहाँ पे हम सूचना लिखते हैं तो उसको कॉलम बॉक्स में लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं बॉक्स नहीं बना पाई, लेकिन आप जब लिखेंगे तो इस तरह का एक चारों तरफ क्या कर देना है, एक बॉक्स बना देना है, उसके अंदर आपको ये सूचना लिखनी है। आप सभी विद्यार्थियों को या सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय द्वारा इस वर्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यालय के सभी कक्षा के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 25 तरह के खेलों को शामिल किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो बताना होगा ना कितने गेम है, तो बता दिया हमने 25 गेम है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो छात्र इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम विद्यालय के खेल शिक्षक के पास में यथाशीघ्र दर्ज कराएं। ज्यादा जानकारी के लिए खेल शिक्षक से संपर्क करें। और उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे हरीश कुमार लिखा है, तो आप यहाँ पे हेड बॉय, हेड गर्ल या कोई भी नाम या अपना नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर उस जो सूचना है उसमें लिखा गया है तो वहां से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पूरी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप लाइनें कम भी कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता है, अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, और इसकी शिक्षा जो खेल शिक्षक है उसको इन्फॉर्म कीजिए। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा क्योंकि ईजी है ना इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया। चाहे तो आप इसके अंदर से ये लाइन क्या है कम कर सकते हैं। तो जब आप ये लाइन कम कर देंगे तो देखो आपको और भी छोटा हो जाएगा, जिससे कि ईजी आपको सोल्व करना हो जाएगा। तो सभी सैंपल पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।